हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर से अपन चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास के अंदर से साथियों अपनी 6 क्लासेज हो चुकी थी। आज ये 7वीं क्लास होने वाली है, जिसमें से अपन देखेंगे महाराणा सांगा के आगे से अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे भाई एक परिचय के बारे में, योद्धा और राजा के बारे में। तो साथियों सबसे पहले बात करें तो महाराणा सांगा का जो नाम था वो मूल नाम था संग्राम सिंह। शासनकाल इसका 509 से 528 तक था। इनका जो जन्म हुआ था मेरे भाई 12 अप्रैल 1482 को होता है। इनकी माता और पिता के बारे में बात करें तो रतन कंवर आ जाती हैं और पिता बात करें तो रायमल आ जाते हैं मेरे भाई। इनका जो राज्याभिषेक होता है ये 24 मई 1509 को होता है, याद रखना है। और बात करें इनकी उपाधियों के बारे में तो मेरे भाई उपाधियाँ एक तो आती है हिंदू पद। ये हिंदू पद मेरे भाई इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा याद रखना। राणा सांगा के नेतृत्व में उत्तरी भारत की सभी राजपूत जातियां एकत्रित हुई, जिन्होंने विदेशियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, इसीलिए ये उपाधि दी गई थी। दूसरा बात करते हैं सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। शरीर पर 80 घाव थे। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। और बात करें तो मेरे भाई जैसे राणा सांगा है ना, वो देवनारायण जी के भक्त थे और उन्होंने चित्तौड़ में देवनारायण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें नाम आता देखो साथियों करमचंद पवार। तो करमचंद पवार को साथियों रावत की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी? रावत की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना राणा सांगा के द्वारा दी जाती है। और साथ ही क्या दिया? अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा ये जागीरें इनको प्रदान की गई थी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे चलते हैं मेरे भाई, राणा सांगा के जो समकालीन शासक हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो साथियों इधर मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर से साथियों कौन था? राणा सांगा था। दिल्ली के शासक के बारे में बात करें तो एक तो सिकंदर लोदी था मेरे भाई, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक था। दूसरा इब्राहिम लोदी आ जाता है, 1517 से 1529 तक आ जाता है। इधर मालवा की तरफ बात करें तो मेरे भाई नसरुद्दीन था, 1511 तक था। और महमूद खिलजी द्वितीय जो 1511 से 1531 तक था। गुजरात की तरफ अगर बात करें तो मेरा भाई महमूद बेगड़ा 1511 तक था। और मुजफ्फर शाह द्वितीय 1511 से 1526 तक था। ये तीनों की तीनों मेरे भाई ये क्या करना चाहते थे? ये मेवाड़ के विरोधी थे। ठीक है, और साथ ही कंटिन्यू क्या करते थे मेरे भाई? ये मेवाड़ को मतलब कि कुचरनी करते रहते थे, मेन रूप से बात करें तो। आगे बात करते हैं मेरे भाई दिल्ली सल्तनत पर विजय के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के विजय के बारे में जब चर्चा होती है तो एक तो खातौली का युद्ध अपन देखेंगे, एक बाडी का युद्ध अपन देखने वाले हैं। पहला बात करते हैं खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 में होता है। स्थान बात करें तो मेरे भाई कोटा बूंदी की संयुक्त सेना पर मतलब कि संयुक्त सीमा पर आपको देखने को मिल जाता है। किस किस के मध्य होता है मेरे भाई? तो याद रखना राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है। और इसका जो परिणाम होता है राणा सांगा इसमें विजय होते हैं। और बात करें तो मेरे भाई इस युद्ध के अंदर से राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और तीर लगने से एक पैर भी लंगड़े हो गए थे। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये तो था खातौली का युद्ध। अब दूसरा जो आता है मेरे भाई वो आता है बांडी का युद्ध। बांडी कहाँ पर है? धौलपुर में है मेरे भाई। कब होता? 1518 में होता है, याद रखना है। किस किस के मध्य? मेवाड़ विपक्ष आ जाता है दिल्ली सल्तनत के मध्य। इसका जो परिणाम होता है कि राणा सांगा विजय होते हैं। दिल्ली का जो नेतृत्व करता कौन थे मेरे भाई? तो याद रखना मियाँ हुसैन फार्मूली और मियाँ खान थे। ये थोड़ा सा याद रखना है। इधर बात करें मेरे भाई प्रमुख सहयोगी मेवाड़ की तरफ से कौन कौन थे? तो याद रखना एक का नाम आता है गोकुल दास, दूसरे का नाम आता है राव रामदास आता है, दूसरा आता है मेंदिनी राय, माणिक चंद चौहान आ जाता है, साथियों झाला अज्जा, रतन सिंह चुंडावत। ये सारे के सारे साथियों प्रमुख मेवाड़ी सहयोगी थे इस युद्ध के अंदर से। तो ये दोनों युद्ध याद रखने हैं, खातौली का युद्ध और बांडी का युद्ध। अब बात करते हैं मेरे भाई मालवा के बारे में। मालवा और गुजरात के प्रभुत्व के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है गागरोन का युद्ध आता है, 1519 में होता है। स्थान कहाँ? झालावाड़ में जाता है। किस किस के मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, याद रखना है। इसका जो परिणाम होता है कि राणा सांगा विजय रहते हैं, याद रखना है मेरे भाई। इधर बात करते हैं ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध 1520 में होता है। स्थान कहाँ है मेरे भाई? ये ईडर गुजरात में है। इसका किस किस के मध्य होता है? इधर बात करें तो मेरे भाई राणा सांगा और मुजफ्फर शाह द्वितीय के मध्य होता है। और इसका जो परिणाम होता है वो राणा सांगा इसमें विजय रहते हैं। ठीक है, और इतनी सारी विजय करने के बाद में साथियों जो राणा सांगा है वो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। मतलब कि जिसके साथ में भी युद्ध करता राणा सांगा उसको हरा देता था। इसी के रूप में साथियों जो उत्तर
भारत का सबसे शक्तिशाली के रूप में उभर कर आते हैं कौन? राणा सांगा। बाद में एक नए युग का होता है युग मेरे भाई, तो यहाँ पर से एक नया युग आरंभ होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें से बात करें तो मेरे भाई बाबर ने क्या किया? बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य की स्थायित्व के लिए साथियों बाबर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन थे? राजपूत थे। उस समय राजपूतों के सबसे शक्तिशाली जो शासक माने जाते हैं वो राणा सांगा माने जाते हैं, जो पूरा अपने देखे कि जो भी युद्ध लड़ा वो सबको हरा दिया था। अब इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण था कि मुगल राज्य के स्थायित्व के लिए राणा सांगा को पराजित करना आवश्यक था, और दूसरा बाबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी इसका कारण था, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का। अब अपन चर्चा कर लेते हैं वादा खिलाफी के बारे में। तो देखो साथियों, बाबरनामा का जो दावा आपको देखने को मिलेगा, बाबर का जो आरोप था कि बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने वादा किया था जब बाबर इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करेगा तब सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एलिगेशन कौन लगाता है? ये बाबर का आरोप लगता है। लेकिन साथियों इसका खंडन कौन होता है? देखो साथियों यहाँ पर से बात करेंगे, ऐतिहासिक विश्लेषण के बारे में बात करें तो इस बाबर के आरोप का ये खंडन करते हैं। पहला तो बात करें तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता के लिए सहेलदी, याद रखना मेरे भाई, नाम याद रखना है, सहेलदी नामक दूत राणा सांगा के दरबार में भेजा था। और दूसरा बात करें तो राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, वह उसे पहले ही 2 बार पराजित कर चुके थे। ये दोनों के दोनों जो तर्क थे मेरे भाई, जो बाबर ने आरोप लगाया था वो यहाँ पर से खंडन हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है मेरे भाई कि यह समझौता हुआ, इसकी संभावना नगण्य आपको देखने को मिल जाती है। तो यह जब आप 2 तर्क पढ़ोगे तो आपको जो बाबर ने आरोप लगाया था वो बाबर का आरोप था, वो सरासर गलत निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई एक बयाना का युद्ध आपको देखने को मिलेगा जो बहुत बार पूछा जाता है। 16 फरवरी 1527 में होता है। पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो मेरे भाई हसन का मेवाती और महमूद लोदी के अनुसार अफगानी सरदार बाबर को सत्ता से हटाने के लिए राणा सांगा के पास गए थे, न कि राणा सांगा किसी के पास में गया था, याद रखना है। इसके बारे में बात करते हैं बयाना के युद्ध के बारे में। तो देखो साथियों, इधर कौन था? मुगल सेना थी और इधर था मेरे भाई मेवाड़ी सेना। इधर मेवाड़ी सेना, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मेहदी ख्वाजा कर रहा था, और दूसरा था सुल्तान महमूद कर रहा था। उधर बात करें मेवाड़ी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था चंद्रभान, और दूसरा नाम था माणिक चंद चौहान। ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, और इस युद्ध के अंदर से साथियों मेवाड़ी सेना है वो विजय रहती है। और जब साथियों बयाना के युद्ध के अंदर से मेवाड़ी सेना विजय हो जाती है तो उसके बाद में क्या करती है साथियों, इस युद्ध के में मेवाड़ी सेना ने बयाना और दूसरा नाम आता है मेरे भाई खंडार दुर्ग को मुगलों से छीन लिया था, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बात करें तो मेरे भाई युद्ध की संपूर्ण जानकारी बाबर को मेहदी ख्वाजा द्वारा दी गई थी, याद रखना है। दूसरा बात करें बाबर के समक्ष मेवाड़ी सेना के वीरत्व मतलब कि बहादुरी की जो प्रशंसा की थी वो किसने की थी मेरे भाई? शाह मसूर के द्वारा की जाती है। ठीक है, और बाद में एक भविष्यवाणी हो जाती है मेरे भाई। इसमें से कहा जाता है कि नाम भविष्यवाणी करता कौन था? नाम आता है मोहम्मद शरीफ, याद रखना मेरे भाई। मोहम्मद शरीफ नामक एक ज्योतिषी ने जो आगामी युद्ध मतलब कि आगे वाला जो युद्ध था खानवा के युद्ध में बाबर को हार की भविष्यवाणी की थी, जिससे क्या होता है कि साथियों जो मुगल सेना का है वो मनोबल टूट जाता है कि लड़ोगे तो हार जाओगे। ठीक है, किससे? राणा सांगा से। अब बाद में क्या होता है कि मेरे भाई मनोबल तो टूट गया था मुगल सेना का, और मुगल सेना को साथियों दोबारा से जोश में लाने के लिए बाद में कौन क्या करता है? देखो मेरे भाई बाबर उनको बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो कौन कौन सी चीज़ें बताता है? देखो साथियों, खानवा से पूर्व बाबर की तो जो तैयारियां थी, तो सबसे पहले बात करें जो खानवा का युद्ध कहाँ पर है? रूपावास भरतपुर में, आपको याद रखना है। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि मेरे भाई जिहाद का नारा, इस युद्ध को जिहाद मतलब कि धर्म की रक्षा का नारा दिया था। दूसरा बात करें मेरे भाई कि शराब का त्याग, इस्लाम में वर्जित शराब के पहले तोड़ दिए गए और भविष्य में शराब न पीने की कसम खाई। ये भी अपने सैनिकों के साथ में किसने किया? बाबर ने किया। दूसरा बात करें मेरे भाई कि कर की समाप्ति आपको पास में देखने को मिलती है तमगा, याद रखना मेरे भाई। तमगा नामक धार्मिक कर जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था उसको भी बाबर हटा देता है, जिससे उसकी सेना के अंदर से जोश बना रहे। और बात करें मेरे भाई जो सैनिक सिक्के चलाना, मतलब कि सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए चांदी के सिक्के चलाए। और आता है मेरे भाई कि सैन्य रणनीति, अपने सैन्य व्यवस्था तुलगुक ना, याद रखना मेरे भाई,
तुलगमा पद्धति, और याद रखना मेरे भाई एक का नाम आता है उस्मानी पद्धति, मतलब कि तोप खाने की सजावट को सुसज्जित किया था। ये सारे काम करता है कौन मेरे भाई? खानवा के युद्ध से पहले बाबर की तैयारी थी। जो मनोबल टूट चुका था ना, उस मनोबल को दोबारा से पाने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों के साथ में ये काम किए थे, याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई पाती पर्वन। ये पाती पर्वन क्या था? राजपूताना का महासंघ था, याद रखना है। इस पाती पर्वन के बारे में बात करें तो मेरे भाई राणा सांगा ने पाती पर्वन जारी कर राजपूत सरदारों से इस युद्ध में सहयोग मांगा। यह एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें से सभी राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाना था। इस युद्ध में साथियों 7 उच्च श्रेणी के राजा आए, 9 राव श्रेणी के राजा आए और 104 राजपूत सरदारों ने भाग लिया था, याद रखना है। दूसरा बात करें, यह मध्यकालीन भारत के में किसी हिंदू शासक के दिन सबसे बड़ी संगठित सेना मानी जाती है, याद रखना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई जो खानवा के युद्ध के प्रमुख योद्धा थे, प्रमुख सहयोगियों के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है मेरे भाई मारवाड़ के शासक के बारे में बात करें तो शासक राव गंगा की ओर से मालदेव आया। मेड़ता की तरफ से बात करें तो वीरम मेड़तिया और रायमल राठौड़ आए। ईडर में बारमल आया। चंदेरी में मेंदिनी राय आया। सलुम्बर में राव रतन सिंह आया। आमेर में पृथ्वीराज आ जाता है। और दूसरा बात करें डूंगरपुर की तरफ से रावल उदय सिंह आते हैं। बीकानेर की तरफ से राव जैत सिंह और पुत्र कल्याणमल आते हैं। सिरोही की तरफ बात करें तो अक्षयराज देवड़ा आते हैं, याद रखना है। बड़ी सादरी झालाजा आते हैं मेरे भाई। और साथ ही अफगानी सहयोग के बारे में बात करें तो हसन खां मेवाती जो प्रधान सेनापति था, और दूसरा नाम आता है महमूद लोधी, आपको देखने को मिलता है। और बात करें मेरे भाई खानवा के युद्ध के अंदर से 2 विश्वासघाती आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे मेरे भाई? तो एक तो आ जाता है नागौर का नाम आता है मेरे भाई, नागौर का खानजादा, रायसेन का सहलदी तंवर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध है मेरे भाई भारत के भाग्य का निर्णय होता है। ये होता कब है? 17 मार्च 1527 को होता है। घटनाक्रम के बारे में बात करें तो 17 मार्च 1527 को युद्ध आरंभ होता है। इस युद्ध में राणा सांगा वो घायल हो जाते हैं। घायल सांगा को साथियों पृथ्वीराज आमेर जो आमेर का शासक था, दूसरा नाम आता मेरे भाई मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, और रतन सिंह चुंडावत युद्ध क्षेत्र से बसवा मतलब दौसा ले गए थे, ये याद रखना है जब वो घायल हो गए थे। ठीक है, और बात करें आदित्य बलिदान के बारे में तो जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो झाला अज्जा बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झाला अज्जा जो बड़ी सादरी के थे, राणा सांगा का मुकुट धारण कर स्वयं दान करते हैं और इस युद्ध का नेतृत्व करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना है। और इसमें से साथियों परिणाम क्या होता है? इस युद्ध में बाबर विजय रहता है। और ये युद्ध जीतने के बाद में साथियों बाबर क्या करता है? एक गाजी मतलब कि काफिरों का वध करने वाले की उपाधि धारण करता है। तो देखो साथियों, और बात करें राणा सांगा का अंत किस प्रकार से होता है तो साथियों घायल अवस्था में राणा सांगा को बसवा से कालपी मतलब कि कालपी कहाँ वर्तमान में यूपी में ले जाया गया था। बाद में क्या होता है कि साथियों राणा सांगा पुनः युद्ध करना चाहते थे, परंतु उनके सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया गया क्योंकि वे विनाश नहीं चाहते थे। तो याद रखना मेरे भाई 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की यहाँ पर से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में साथियों राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो साथियों कहाँ पर से किया जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। इनका जो स्मारक है मेरे भाई मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर से 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई राणा सांगा को हिंदू पथ के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने समय में लगभग सभी राजपूत वंशों को विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एकजुट किया। उनका शासन, वीरता और बलिदान एकजुटता का प्रतीक माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। अब क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर से तो बाबर का आक्रमण मतलब कि बाबर का यहाँ पर से राज हो जाता है। जैसे ही साथियों यहाँ पर से राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, सांगा के बाद में क्या होता है कि साथियों मेवाड़ में जब अपन देखते हैं तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में अगले 12 वर्षों में मेवाड़ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें से अस्थिरता आ जाती है। इस अवधि में साथियों मेवाड़ की गद्दी पर रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 बैठते हैं। बाद में विक्रमादित्य बैठते हैं 1531 से 1536 बैठते हैं। फिर बनबीर बैठते हैं 1536 से 1540 तक यहाँ पर से बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई जो राणा सांगा है, राणा सांगा के परिवार के सदस्यों के बारे में। अब देखो साथियों राणा सांगा है 1509 से 1528 तक था। इसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था मेरे भाई कर्मावती जो बूंदी में, और दूसरा बात करें मेरे भाई धन्नाबाई, ये जोधपुर की थी। अब इन दोनों के 2 पुत्र थे मेरे भाई, एक का नाम आता है
विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह सेकंड। अब धनबाई की बात करें तो मेरे भाई जो भोजराज नामा था जो मीराबाई के पति थे और रतन सिंह सेकंड थे, ये इनके पुत्र आते हैं। तो और बात करें तो भोजराज की मृत्यु है वो खानवा के युद्ध में हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें राणा रतन सिंह आता है। राणा रतन सिंह का जो शासनकाल आता है 1528 से 1531 तक आता है। इसका संबंध बात करें तो राणा सांगा और धनबाई के पुत्र थे जो जोधपुर की थी, ये थोड़ा सा याद रखना। इनकी माँ बूंदी के हाड़ा वंशीय शासक सूरजमल की बहन थी, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई प्रारंभिक संघर्ष कैसे होता है, तो राणा सांगा ने कर्मावती के बेटे उदय सिंह और विक्रमादित्य को साथियों रणथंबोर की जागीर दी थी, जिससे रतन सिंह द्वितीय ने पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था, याद रखना है। तो अब बात करें राणा रतन सिंह की मृत्यु किस प्रकार से होती है, तो देखो साथियों ये रहा आपके पास में अहेरिया उत्सव और रतन सिंह की मृत्यु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों सबसे पहले बात करें, जयपुर का एक राजा था, उस राजा के एक पुत्री थी। उस पुत्री का जो प्रेम था मेरे भाई, यहाँ पर से क्या था, यहाँ पर से नाम आ जाता है रतन सिंह। इन दोनों ने क्या कर रखा था मेरे भाई, शादी कर रखी थी गुपचुप तरीके से, किसी को नहीं पता था, इन दोनों को ही पता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसके जो घरवाले होते हैं ये किसके साथ में शादी करवा देते हैं, इसकी सूरजमल के साथ में करवा देते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसकी पुत्री की शादी किसके साथ में होगी, सूरजमल के साथ में होगी। बाद में इसको भी नहीं पता था, फिर कभी न कभी इसको ऐसा पता चल जाता है कि इन्होंने दोनों ने शादी कर रखी है। फिर क्या करता है मेरे भाई, जो सूरजमल है वो प्लान बनाता है किसको, राणा रतन सिंह को मारने का। बाद में साथियों एक अहेरिया उत्सव होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अहेरिया उत्सव होता क्या, देखो साथियों यह राजपूतों की एक परंपरा उत्सव है जो प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसमें से जंगली सूअरों का शिकार किया जाता है, याद रखना है। जैसे अपने बाहुबली आपने देखी होगी ना साथियों, तो वही वैसा ही आपके पास में यहाँ पर से अहेरिया उत्सव आयोजित होता है। तो इसमें से होता क्या मेरे भाई की घटना के बारे में बात करें तो 1531 की बात आती है। 1531 में बूंदी का जो शासक रहता है सूरजमल ने राणा रतन सिंह द्वितीय को साथियों अहेरिया उत्सव में आयोजित मतलब कि उत्सव के अंदर से आमंत्रित किया जाता है। बाद में साथियों ये क्या करते हैं साथियों, शिकार खेलते हुए दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है और बाद में एक दूसरे से लड़ते हुए मारे जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, फिर चर्चा करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, महाराणा विक्रमादित्य के बारे में। महाराणा विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो 1531 से लेकर 1536 तक था। इसकी जो माता पिता के बारे में बात करें तो रानी कर्मावती और दूसरा बात करें राणा सांगा आपको देखने को मिल जाते हैं। यह एक अल्पवयस्क नाम मात्र के शासक थे। इनकी जो माता थी रानी कर्मावती इनकी संरक्षिका बनी थी, याद रखना है। अब साथियों क्या होता है कि कर्मावती का प्रयास यह था कि उन्होंने विक्रमादित्य को शासन बनाने हेतु बाबर से मदद मांगी थी और बदले में रणथंबोर की जागीर देने की बात कही थी। बाबर ने कर्मावती को राजपूत बेटी कहा था। फिर इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात का संकट बढ़ जाता है। तो गुजरात का संकट बात करें तो मेरे भाई चित्तौड़ के ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में मेवाड़ पर गुजरात का जो शासक आता है शाह बहादुर, याद रखना मेरे भाई, शाह बहादुर ने 2 बार आक्रमण किए थे। पहला जो आक्रमण होता है मेरे भाई 1534 में होता है। इस आक्रमण के बाद में एक संधि होती है जिसमें से मेवाड़ के बहादुर शाह को साथियों रणथंबोर एवं खंडार का दुर्ग दे दिया जाता है और वो वापस चला जाता है। बाद में उसके अंदर से साथियों दोबारा से लालच आ जाता है, 1535 में ये वापस आता है। इसमें से क्या होता है कि साथियों बहादुर शाह ने जो संधि तोड़कर 1535 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर दिया था। और इसी आक्रमण के समय साथियों जो बाबर है ना, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं था। और बाबर ने क्या कहा था बाबर ने क्या कहा था मेरे भाई, राजपूत बेटी कहा था। किसको कहा था, कर्मावती को कहा था। और बाबर का जो बेटा था हुमायूं वो कर्मावती को अपनी बहन मानता था। इसी समय साथियों एक जो राखी वाला प्रकरण है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अपन बात करें रानी कर्मावती का जौहर और चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में होता है। आप मेरे को कमेंट कर बताना कि मेरे भाई चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था, जो आपने पहली क्लास में मतलब कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर से पढ़ा था। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। इसके बारे में बात करें तो साथियों सहायता मांगती है कौन, रानी कर्मावती मांगती है। बहादुर शाह के दूसरे आक्रमण के समय रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं ने आने का आश्वासन दिया कि मैं जरूर आऊँगा, परंतु क्या करता है साथियों वो सारंगपुर में आकर रुक जाता है या पर समय पर नहीं पहुंचता है। दोनों में से एक कंडीशन होती है। बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो सुरक्षा के अंदर से तो युद्ध से पूर्व रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों उदय सिंह और विक्रमादित्य को अपने मायके बूंदी में भेज दिया था। दुशाका के बारे में बात करें जब हुमायूं समय से साथियों क्या होता है कि सहायता नहीं मिलती है, तब चित्तौड़ की सेना ने साके का निर्णय लिया था।
और उसका रुकने का, सारंगपुर में रुकने का रीज़न ये था मेरे भाई कि उसको किसने क्या कहा, उसने एक अपना दूत भेजा। किसने भेजा मेरे भाई? बहादुर शाह ने भेजा। किसके पास में? हुमायूं के पास में। उसने बोला कि मैं इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ, तो वो बंदा कहाँ पर से रुक जाता है? सारंगपुर के अंदर से ही रुक जाता है। अब बात करते हैं दूसरा शाह का, 1535 के बारे में। यहाँ पर से किस किस के मध्य होता है? मेवाड़ और गुजरात के मध्य होता है। इधर में साथ बात करें तो मेरे भाई बहादुर शाह होता है, ठीक है, याद रखना है। और बात करें तो मेरे भाई इसका जो परिणाम होता है कि बहादुर शाह इसमें से विजय रहता है। केसरिया कौन करता है मेरे भाई? पुरुषों का बलिदान आपको देखने को मिलता है। देवलिया प्रतापगढ़ के जो सामंत आते हैं बाघ सिंह, उनके द्वारा केसरिया किया जाता है। और जौहर बात करें तो मेरे भाई रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। और राजमाता कर्मावती के साथ में याद रखना मेरे भाई जवाहर बाई, जो जवाहर बाई कौन थी? विक्रमादित्य की पत्नी थी, उसने भी इनके साथ में जौहर किया था। 1535 के बाद में साथियों 1536 में कौन आता है? बनवीर आता है। 1536 से 1540 एक दासी पुत्र का षड्यंत्र आपको देखने को मिलता है। बनवीर के बारे में बात करें तो मेरे भाई बनवीर राणा सांगा के भाई पार्थिवराज सिसोदिया के दासी मतलब कि पासवान पुत्तल के पुत्र थे, याद रखना है। दूसरा बात करें कि उसकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। और 1536 के अंदर से साथियों क्या होता है कि उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और स्वयं मेवाड़ को शासक घोषित कर दिया गया था। अगला लक्ष्य उसका कौन था मेरे भाई? बनवीर अपना मेवाड़ में एकमात्र उत्तराधिकारी नाम आता मेरे भाई उदय सिंह द्वितीय की भी हत्या करना चाहता था, ठीक है। जो अपन अभी देखेंगे किसके बारे में? मेवाड़ की संरक्षिका पन्नाधाय के बारे में। पन्नाधाय के परिचय के बारे में बात करें, पन्नाधाय उदय सिंह द्वितीय की धाय माँ थी, जिन्होंने साथियों उनका लालन पालन किया था, याद रखना है। संकट के बारे में बात करें, जब बनवीर नंगी तलवार लेकर उदय सिंह की हत्या के लिए उनके कक्ष में आया तो पन्नाधाय ने क्या किया साथियों? मेवाड़ के भविष्य को बचाने का निर्णय लिया और उसने योजना बनाई कि मेरे भाई उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में छिपा दिया था, याद रखना है। अब देखते हैं पन्नाधाय के जो अतुल्य बलिदान है उसके बारे में। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के कुल दीपक उदय सिंह द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उनकी हत्या कर दी। अब पन्नाधाय ने बाद में क्या किया? इसके बाद में पन्नाधाय ने कीरत बारी, याद रखना मेरे भाई कौन? कीरत बारी जो एक पत्तल उठाने वाला था, उसकी सहायता से उदय सिंह को महल से बाहर निकाला था। वह उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में छिपाकर सुरक्षित महल से बाहर ले गई थी, याद रखना। अब देखते हैं कि जिसको महल से तो बाहर ले जाते हैं, बाद में उसका लालन पालन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। उदय सिंह का सुरक्षित और लालन पोषण के बारे में बात करते हैं। तो पन्नाधाय उदय सिंह को बनवीर से बचाने हेतु क्रम से देवलिया, डूंगरपुर, अंत में कुंभलगढ़ ले गई थी, याद रखना। पहले चित्तौड़गढ़ से देवलिया, देवलिया से डूंगरपुर, डूंगरपुर से साथियों कुंभलगढ़ ले जाती है। कुंभलगढ़ में वो शरण लेते हैं। कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे, याद रखना मेरे भाई आशा शाह देवपरा को जब पन्नाधाय ने सारा वृत्तांत सुनाया, मतलब कि सारी घटना सुनाई, तो उन्होंने उदय सिंह को अपना भतीजा बताकर उसका लालन पालन किया था। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा पन्नाधाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो पन्नाधाय है मेरे भाई गुर्जर जाति की महिला थी, मेवाड़ की ये संरक्षिका कही जाती है। इनका जन्म 8 मार्च 1490 को होता है पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर से। इनके पिता का नाम हरचंद हाकला था। पति का नाम बात करें तो सूरजमल चौहान था। इनका जो ससुराल था मेरे भाई कमेटी, जो आमेट राजसमंद में है। और पन्नाधाय का जो स्मारक है मेरे भाई कमेरी में है, याद रखना है, ठीक है। सॉरी कमेटी नहीं है, कमेरी है। कमेरी राजसमंद में आपको देखने को मिलता है। इनकी छतरियों के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है, बूंदी में है और वर्तमान में भी आपको अलवर में भी देखने को मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट शासन काल आता है मेरे भाई, नाम आता है मेवाड़ का जो शासक आता है महाराणा उदय सिंह द्वितीय आता है। इसका जो शासनकाल था वो 1537 से 1572 तक था। बात करें मेरे भाई उदय सिंह का जो शासनकाल है वो बनवीर के शासनकाल, मतलब कि बनवीर का जो शासनकाल था वो 1536 से 1540 के बाद में प्रारंभ हुआ, जिसने चित्तौड़ पर अवैध रूप से अधिकार कर लिया था। यह मेवाड़ के लिए अनिश्चितता का दौर था, आपको देखने को मिलता है। उदय सिंह प्रथम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि मेरे भाई उदा उदयकरण था, जिसका जो शासन था वो 1468 से 1473 तक का, वो अलग था, ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये उदय सिंह द्वितीय है। बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या होता है कि सरदारों के सहयोग से उदय सिंह सेकंड का राज्यारोहण किया जाता है। उदय सिंह मेवाड़ के सरदारों के सहयोग से शासक बने थे, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर से किसने समर्थन दिया था उसके बारे में बात करते हैं। इधर एक का नाम आता है साथियों देवलिया के रावत आते हैं, खान आते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई केलवा के जग्गा आते हैं और बागौर के रावत सांगा आपको देखने को मिल जाते हैं। बाद में साथियों तीनों ने मिलकर एक निर्णय करते हैं। निर्णय के बारे में बात करें तो इन तीनों सरदारों ने पाली के
अक्खेराज सोनगरा की पुत्री जेताबाई के साथ में उदय सिंह द्वितीय का विवाह के लिए दबाव बनाया था। और इसके बाद में साथियों क्या होता है कि इस विवाह के पश्चात उदय सिंह को मेवाड़ के शासक में व्यापक मान्यता मिल जाती है। मान्यता मिलने के बाद में साथियों 1540 के अंदर से मालवी का युद्ध होता है। क्या होता है मेरे भाई? मालवी का युद्ध होता है 1540 के अंदर से, जो चित्तौड़ के अंदर से पुनः अधिकार के लिए बताया जाता है। एक तरफ साथियों उदय सिंह द्वितीय था, दूसरी तरफ बनवीर था। इसमें से साथियों सहयोगी की बात करें तो मारवाड़ के जो शासक आते हैं मालदेव आते हैं, और इधर बात करें तो सेना का जो नेतृत्व करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कौन करते हैं? नाम आता है कुंवर सिंह तंवर हैं, वो युद्ध में मारे जाते हैं। और इस युद्ध के अंदर साथियों परिणाम ये निकलता है कि उदय सिंह द्वितीय है वो विजय होता है साथियों। और साथियों परिणाम हो बात करें तो साथियों पराजित होकर चित्तौड़ छोड़कर भाग जाता है। कौन? बनवीर भाग जाता है। बाद में क्या होता है कि मेरे भाई 1540 के अंदर से इस पर उदय सिंह द्वितीय है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी का मेवाड़ अभियान 1544 में होता है, याद रखना है। इस शेरशाह सूरी का मेवाड़ अभियान के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी ने जहाजपुर भीलवाड़ा में अपना डेरा डाला था। आक्रमण के भय से उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां वो शेरशाह को सौंप दी थी, याद रखना है। और शेरशाह ने चित्तौड़ दुर्ग में अपना शम्स खां या खवास खां को अपना प्रशासक नियुक्त किया था, याद रखना है। और बात करें तो मेरे भाई महत्वपूर्ण आपके पास में लिखा गया है कि उदय सिंह प्रथम मेवाड़ शासक थे जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, याद रखना है। आगे बात करते हैं चित्तौड़ की स्वतंत्रता का पुनर्स्थापना कब होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, इसमें से बात करें तो 1545 के अंदर से जो कलिंजर अभियान था उस दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद में साथियों इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं, उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और शेरशाह द्वारा जो नियुक्त किया गया था प्रशासक शम्स खां, उसको साथियों किले से भगा दिया जाता है। चित्तौड़ एक बार फिर मेवाड़ के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है यहाँ पर से। ठीक, आगे बात करते हैं। एक आता है मेरे भाई जेताना का युद्ध 1555 में होता है। कारण क्या था मेरे भाई? डूंगरपुर के शासक आते हैं मेरे भाई आस्करण द्वारा पन्ना धाय को उस समय शरण नहीं देना जब बनवीर से उदय सिंह की सुरक्षा कर रही थी, तब वहाँ पर से ये इसका कारण साथियों यहाँ पर से युद्ध हो जाता है। इधर मेवाड़ की तरफ बात करें तो जो शासक था वो था उदय सिंह द्वितीय था। इसका जो सेना का नेतृत्व कौन करता था मेरे भाई? प्रताप करता है और विजय होता है इसमें से। और इधर डूंगरपुर की तरफ जो शासक था आस्करण, इनके मध्य होता है जेताना का युद्ध 1555 के अंदर से। तो दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये राणा प्रताप का पहला सैन्य अभ्यास था, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर चर्चा करते हैं जेताना के युद्ध के बाद में 1557 के बारे में बात करते हैं। एक आता है हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1557 को होता है, जयपुर के निकट है। किस किस के मध्य मेरे भाई? मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय इसमें से पराजित होते हैं। और इधर बात करें मेरे भाई अफगान के जो सरदार आते हैं हाकिम हाजी खां जो शेरशाह सूरी के सेनापति थे, और साथ ही बात करें तो हाजी खां का जो सहयोगी था मारवाड़ का शासक मालदेव, ये थोड़ा सा याद रखना। ये दोनों साथियों किसको हरा देते हैं? मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय को हरा देते हैं। किसमें? हरमाड़ा के युद्ध में। कब होता है? 24 जनवरी 1557 को होता है। और बात करें तो साथियों इस युद्ध के अंदर से जो कुछ स्रोत हैं वो तो उदय सिंह द्वितीय को तो विजय बताते हैं, और कुछ हैं अधिकांश हैं वो साथियों इसमें से पराजय बताते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं एक दूरदर्शी निर्माता उदयपुर के संस्थापक के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 1559 की बात आती है मेरे भाई। 1559 के अंदर से योगी प्रेमगिरी की सलाह पर साथियों उदय सिंह द्वितीय ने साथियों उदयपुर नगर बसाया था, याद रखना। इनके प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में बात करें तो उदय सागर झील जो उदयपुर की प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। दूसरा बात करते हैं मोती महल जो फतेह सागर झील के किनारे मोती महल बनवाए थे, याद रखना है। और बात करें मेरे भाई तो राजनीतिक महत्व के बारे में तो चित्तौड़ को असुरक्षित स्थिति देखते हुए गिरवा की पहाड़ियों में एक नई और सुरक्षित राजधानी की स्थापना का एक महत्वपूर्ण कदम भी उदय सिंह के द्वारा उठाया गया था। आगे बात करते हैं अकबर और उदय सिंह के संघर्ष के कारणों के बारे में अपन बात करते हैं। मुख्य कारण यह था कि उदय सिंह द्वितीय द्वारा अकबर के विद्रोही शत्रुओं को अपने यहाँ शरण देने का कारण था। इन दोनों के अंदर साथियों संघर्ष का कारण आपको यही देखने को मिलता है। इधर मुगल साम्राज्य था, अकबर था। इधर बात करें तो मेरे भाई मेवाड़ की तरफ था उदय सिंह द्वितीय। इसने किस किस को शरण दे रखी थी? तो मालवा का जो शासक था बाज बहादुर। अकबर ने 1561 में अधम्य खां के नेतृत्व में मालवा पर अभियान किया था। तो इसको जब यहाँ पर से इसका विद्रोही कौन हो गया? ये मतलब कि अकबर का विद्रोही कौन था? बाज बहादुर था। तो इसको शरण किसने दे दी? ये भागकर मेवाड़ आ गया। इधर मेड़ता का जो जयमल राठौड़ है 1562 की बात आती है मेरे भाई सिफुद्दीन के नेतृत्व में मेड़ता पर अभियान पर साथियों ये मतलब कि जयमल राठौड़ है ये भागकर कहाँ जाता है? मेवाड़ में शरण ले जाता है। यहाँ पर से वो शरण ले लेते हैं। और बाद में साथियों क्या होता है कि ये दोनों के दोनों कौन थे? ये अकबर के विरोधी थे।
अकबर इसको बोलता है कि भाई छोड़ दे दोनों को। बाद में क्या करता है, ये छोड़ता नहीं है कि हमारे जो भी मेहमान आ गए हम उसका स्वागत करेंगे। तो इस घटना के बाद में अकबर क्या करता है साथियों, चित्तौड़ अभियान 1567 से 1568 की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अब देखते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि। इसमें से बात करें तो शक्ति सिंह जो उदय सिंह के पुत्र थे, जो नाराज होकर मुगल दरबार में चले गए थे, उन्होंने अकबर के धौलपुर अभियान के दौरान युद्ध की सूचना चित्तौड़ पहुंचाई थी। ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसी सूचना के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर सुनियोजित आक्रमण करने का निश्चय किया था। फिर चर्चा करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से घेराबंदी की शुरुआत के बारे में। घेराबंदी के बारे में बात करें तो अकबर मांडलगढ़ के रास्ते होते हुए चित्तौड़ पहुंचा और 23 अक्टूबर 1567 को अकबर के सेनापति, याद रखना मेरे भाई, आसफ खां द्वारा चित्तौड़ की घेराबंदी की शुरुआत की गई थी। युद्ध में से पूर्व बात करें तो महाराणा उदय सिंह परिवार सहित चित्तौड़ छोड़कर गिरवा गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। उन्होंने दुर्ग की रक्षा कर साथियों यहाँ पर से किसके भार संभाला, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपा कि आप दुर्ग की रक्षा करना, और खुद कहाँ पर चले जाते हैं, गिरवा जो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब चारों तरफ से तो मुगल सेना ने घेर लिया था। बाद में क्या करते हैं कि मुगलों द्वारा एक रणनीति बनाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। अकबर ने उदय सिंह का पीछा करने के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। ये भी याद रखना, किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी थी, याद रखना है। अकबर स्वयं चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर लगभग 5 माह तक घेरा डाले बैठा रहा। बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से साबत और सुरंगों के बारे में बात करते हैं। अकबर ने किले तक पहुँचने के लिए दुर्ग के 3 मोर्चों पर साथियों साबात, याद रखना मेरे भाई, साबात क्या होते हैं, ढके हुए सुरक्षित रास्ते और सुरंगें होती हैं जो बारूदी सुरंगें बनाई थी। दूसरा बात करें मेरे भाई लाखेरी बारी, कौन सा मेरे भाई, लाखेरी बारी नामक स्थान पर सुरंग से विस्फोट करके मुगल सेना सर्वप्रथम दुर्ग में प्रवेश की थी, याद रखना है, ठीक है। क्यों, अब देखो साथियों यहाँ पर से चारों तरफ से मुगल सेना ने घेर लिया था, तो सेना के बारे में बात करते हैं। दुर्ग के चारों ओर मुगल सेना, लाखेरी बारी को तो सबसे पहले तोड़ा गया था, जो उत्तरी मोर्चा था। कौन सा था, उत्तरी मोर्चा। यहाँ पर से कौन कौन थे, काजी अली, हसन खां, दूसरा नाम आता है मेरे भाई चगताई, और नाम आता है मेरे भाई रायपत दास और कबीर खां थे। सूरजपोल की तरफ बात करें तो मेरे भाई सूरजपोल पूर्वी मोर्चा था, तो यहाँ पर से कौन था, सुजात खां, करीम खां और टोडरमल थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करें चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ बात करें तो ये दक्षिणी मोर्चा था, इसकी तरफ कौन थे, अब्दुल मजीद और वजीर खां थे। और इधर बात करें पश्चिमी मोर्चा, तो पश्चिमी मोर्चा में मेरे भाई आपको राजपूती सेना आपको देखने को मिलती है। इसमें से जयमल और फत्ता और कल्ला जी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं एक निर्णायक मोड़ आपको देखने को मिलेगा। 23 फरवरी की बात आती है। 23 फरवरी 1568 को रात में साथियों जयमल राठौड़ किले की क्षतिग्रस्त दीवार की क्या कर रहे थे, मरम्मत कर रहे थे। जो भी दीवार तोड़ी जाती है रात को चढ़ दी जाती, ये काम कर रहे थे। उसी समय साथियों अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई और जो कॉन्फिडेंस जगमाल के साथियों जयमल के पैर में लगी जा चुकती है। और बाद में क्या होता है कि साथियों जयमल राठौड़ वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे राजपूतों ने क्या किया, अंतिम युद्ध मतलब कि अंतिम रूप से युद्ध करने का निर्णय लिया था। आगे बात करते हैं केसरिया और वीरगति के बारे में। तो अगले दिन साथियों राजपूती सेना ने किले के दरवाजे खोल दिए और केसरिया बाना पहनकर मुगल सेना पर टूट पड़े। घायल घायल जयमल को कल्ला जी राठौड़ ने अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था, जो आपके पास में यहाँ पर से देखने को मिल जाता, क्योंकि उनके पैर में गोली लग गई थी। इस युद्ध में साथियों जयमल, फत्ता और कल्ला जी अपने अद्भुत शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और बात करें तो युद्ध के दौरान साथियों नाम आता है, कौन आता है, ईसरदास चौहान। ईसरदास चौहान ने अकबर के हाथी, नाम याद रखना मेरे भाई, मधुकर को घायल कर दिया था, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से चित्तौड़ का तीसरा साका आपको देखने को मिलता है 1568 के अंदर से। जौहर कौन करता है, फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 सतरानियों ने जौहर किया था और ज्वाला को आत्मस्वर्ग आपको देखने को मिल जाता है। केसरिया के बारे में बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से केसरिया होता है और जौहर का सम्मिलित रूप माना जाता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा यहाँ पर से होता है। अब चित्तौड़ के तीनों शाखाओं के बारे में बात करते हैं। पहला शाखा 1303 में होता है, दूसरा शाखा 1535 में होता है और तीसरा शाखा 1568 में होता है, याद रखना है। और बात करें तो पहला शाखा था वो रतन सिंह के समय होता है, दूसरा शाखा विक्रमादित्य के समय होता है और तीसरा शाखा बात करें तो अभी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है 1568 के अंदर से। अब बात करते हैं कि चित्तौड़ विजय और कत्लेआम का आदेश दे दिया जाता है। युद्ध में मुगल सेना को साथियों भारी हानि हुई थी, जिससे क्रोधित होकर साथियों अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ के लगभग 30,000 निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम करवा दिया गया था। यह जो घटना थी मेरे भाई अकबर के चरित्र पर अमिट कलंक आपको देखने को मिल जाती है।
और बाद में साथियों चित्तौड़ विजय के पश्चात में अकबर ने यहाँ पर जो अपना प्रशासक नियुक्त किया था उसका नाम था आसफ खां। क्या था? आसफ खां था, याद रखना है। और बात करें तो मेरे भाई जो अकबर था ना, ये ऐसा तो नहीं है कि अपने खुद के जो सेनापति थे पर जो भी सैनिक थे वीरता से लड़े थे उनका ही सम्मान करता था, ये सबका सम्मान करता था वैसे देखा जाए तो साथियों ये क्या करता है, यहाँ पर से शत्रु द्वारा वीरों का सम्मान आपको देखने को मिलता है। तो अकबर द्वारा जयमल और फत्ता की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसकी गज्जारूढ़ मतलब कि हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियाँ मतलब कि आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई थी। बाद में साथियों इन मूर्तियों को कौन तुड़वा देता है? औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। आगे बात करते हैं वीरों की विरासत के बारे में। तो देखो साथियों, राजस्थान में जयमल और फत्ता की गज्जारूढ़ मूर्तियां हैं वो जूनागढ़ बीकानेर में, गज्जारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर में भी लगी हुई हैं, याद रखना है। ये महाराजा राज सिंह राठौड़ द्वारा लगाई गई थी जो आज भी विद्यमान आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं फत्ता सिसोदिया का परिचय के बारे में। इनका जो जन्म होता है आमेट राजसमंद में होता है, ठीक है। और पत्नी बात करें तो फूलकंवर थी। छत्री बात करें तो मेरे भाई रामपोल चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई महाराणा उदय सिंह का अंतिम समय के बारे में। तो लास्ट में अपना कंक्लूजन देखते हैं। देखो साथियों, चित्तौड़ विजय के बाद लौटती हुई अकबर की सेना पर उदय सिंह की सेना ने पिंडोली, याद रखना मेरे भाई, पिंडोली नामक स्थान पर आक्रमण किया और मुगल सेना को खदेड़ा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा उदयपुर में हो जाती है। और बात करें तो मेरे भाई कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कथन कहा गया था, उन्होंने एक मूल्यांकन किया, यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह ने होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे महान शासक प्रताप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुछ भी सुधार की जरूरत हो तो आप कमेंट कर देना, सुधार कर दिया जाएगा।